हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बी ठाकुर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में हुए एक एनकाउंटर जिसमें यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, लेकिन उसके बाद उन पर कई सवाल उठे हैं और इसे वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स में गिना जा रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है जब देश की पुलिस ने किसी का एनकाउंटर किया हो और उस पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी कई एनकाउंटर्स हो चुके हैं जिसके तहत पुलिस वालों को ही कटघरे में आकर खड़ा होना पड़ा है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स की। और मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ एनकाउंटर्स तो ऐसे हैं जिस पे बॉलीवुड में मूवीज़ भी बन चुकी है, फिर चाहे वो बाटला हाउस हो या वीरप्पन। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इसे जानने के लिए। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए बात करते हैं अपने सबसे रीसेंट इवेंट, जो कि है विकास दुबे एनकाउंटर। जैसा आपको पता ही है कि विकास दुबे पर 8 पुलिस वालों को मारे जाने का आरोप था और उसके बाद वो 7 दिन और 7 रात के लिए लापता था। यूपी पुलिस के अलावा भी उसे कई राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन वो किसी न किसी चकमा देकर सीधा मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिर में से मिला था। और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि उसने इसे पहचाना और थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद इसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया था। लेकिन किसी वजह से जब विकास दुबे को वापस यूपी लाया जा रहा था तो रास्ते में ही, जैसा कि पुलिस वालों का एक इसमें पक्ष आया है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनकी गाड़ी स्लिप होकर पलट गई और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए विकास दुबे जगह से भागने की फिराक में था, जिसके तहत उसने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनी और 2 पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से भागने जा रहा था। क्योंकि वो बाकियों पर भी अटैक कर सकता था, इसीलिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में आके उस पर हमला किया और उसमें वो मारा गया। अब हम बात करेंगे दूसरा एनकाउंटर की, जो हुआ था लास्ट ईयर 2019 में हैदराबाद के अंदर। आपको शायद याद ही होगा कि प्रियंका रेड्डी के साथ 4 आरोपियों ने दुष्कर्म करके उन्हें जिंदा हालत में ही जला दिया था, जिससे कि उनकी मौत हो गई थी। इस केस में भी यही हुआ था कि उन सभी का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया था और पुलिस वालों का यह तरीका था कि जब वो उन आरोपियों को ले जा रहे थे तो बेंगलुरु के हाईवे के पास ही वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और वे चारों आरोपी पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला करने लगे थे, जिसके लिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में आकर उन पर गोली चलाई थी और उन सभी चारों का एनकाउंटर वहाँ पे हो गया था। इसके लिए भी पुलिस वालों पर काफ़ी उंगलियाँ उठी थी। देखिए, ये घटना है भोपाल जेल एनकाउंटर की। आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना हो, बट ये भी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स में आता है। इसमें 8 प्रिजनर्स जो कि अंडर ट्रायल में थे, इन पर आरोप था कि ये स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट के पार्ट हैं, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आती है और जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है। इन्हीं 8 प्रिजनर्स का अंडर ट्रायल में ही पुलिस वालों द्वारा एनकाउंटर किया गया था। ये 2016 का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। पुलिस वालों का यहाँ पर ये कहना था कि ये 8 जो अंडर प्रिजनर्स थे, ये सभी रात के अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था स्पून्स और प्लेट की सहायता से, जिसके बाद इनको भागने से रोकने के लिए इन सबका एनकाउंटर करना पड़ा। अब आते हैं अपने एक बहुत ही फेमस एनकाउंटर की, जिसका नाम है बाटला हाउस। आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा और इस पे बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी बन चुकी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बाटला हाउस कहानी की शुरुआत होती है 13 सितंबर 2008 में हुए दिल्ली के अंदर करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश के बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और 135 लोग घायल हो गए थे। और जब ये घटना हुई तब ये पूरा एक सनसनीखेज मामला बन चुका था, क्योंकि देश की राजधानी में ये हमला हुआ था तो पूरे इंडिया के अंदर इसका खौफ फैल गया था। और पुलिस वालों को ये जानकारी मिली कि इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीनों का हाथ है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद पुलिस को जानकारी मिली 19 सितंबर 2008 को कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस के एक रूम में छुपे हुए हैं। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि वो इंडियन मुजाहिदीनों के ही मेंबर हैं, इसलिए वे सादी वर्दी में उनके पास जाके थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एसआई धर्मेंद्र कुमार, जो कि सेल्समैन का लुक बनाकर उनके रूम में जाकर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है और बाकी पुलिस वाले नीचे वेट कर रहे होते हैं। अब 2 और पुलिस वाले भी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि फ्लैट में 2 गेट थे। तो इंस्पेक्टर शर्मा दूसरे गेट से रूम में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर देखते हैं तो 4 खड़े हुए लोग और पुलिस वालों के बीच में एक अंधाधुंध फायरिंग होती है।
इस फायरिंग में इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हो जाते हैं और चारों में से 2 आतंकवादी वहीं पर मार गिराए जाते हैं और बाकी 2 बचे हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे खड़े हुए पुलिस वाले भी उनको धर दबोचते हैं। क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन चुका था, सभी की नज़र में आ गया था, पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को ह्यूमन राइट कमीशन का भी सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट से इसकी जांच के आदेश भी ले लिए। फिर दिल्ली के हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को 2 महीने की मोहलत दी। उसके बाद 2 महीने के बाद दिल्ली पुलिस को यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई। अब हम बात करेंगे अपने इस मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स सीरीज़ के लास्ट एनकाउंटर की, जो किया गया था वीरप्पन का। राम गोपाल वर्मा, जो कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस पर मूवी भी बनाई है। अगर आपको देखना है तो वो मूवी भी आप देख सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं वीरप्पन की। देखिए, वीरप्पन कौन था? वीरप्पन एक चंदन और हाथी दांत का तस्कर था, जिसने 30 साल तक अपना आतंक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों में मचाया था। इसी से तंग आकर उन तीनों राज्यों ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का एक प्लान बनाया गया। ये घटना शुरू हुई थी 18 अक्टूबर 2004 में। बाद में इन तीनों राज्यों ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका हेड बनाया विनय कुमार को। क्योंकि वीरप्पन को इंटरव्यूज़ देने का बहुत शौक था और वो कई इंटरव्यूज़ भी देता रहता था, इसी से सबक लेते हुए सबसे पहले उसके इंटरव्यू को देखा गया, जिससे स्पेशल टास्क फोर्स को पता लगा कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है। फिर स्पेशल टास्क फोर्स ने छोटी छोटी टीम बनाकर कई प्लान बनाए और उसको एम्बुलेंस के थ्रू जंगलों से बाहर हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए मना ही लिया। ये दिन था 18 अक्टूबर 2004 का, जब वीरप्पन को एम्बुलेंस में बैठकर मोतियाबिंद का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा था। पुलिस के प्री प्लान के हिसाब से एम्बुलेंस भी पुलिस की ही थी और उसमें चलाने वाला जो ड्राइवर था वो भी पुलिस वाला ही था। और यही वो दिन था जिस दिन वीरप्पन का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस का यहाँ पर यह कहना था कि 2 से 3 बार सरेंडर का हुक्म देने के बाद भी वीरप्पन की तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुई और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस वाले ने उन पर फायरिंग की तो उसमें उसकी मौत हो गई। इस पूरे काम को करने में जो गवर्नमेंट है उसका 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और 30 साल का आतंक उन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। इस लास्ट एनकाउंटर के साथ हम अपने इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।